नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, संविधान क्या होता है? इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसपे मैंने आपको बताया था कि संविधान लिखित नियमों की वह पुस्तिका है, जिसमें देश के सर्वोच्च कानून का वर्णन किया गया होता है। संविधान के आधार पर ही किसी भी देश में शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं और आने वाले समय में नए कानूनों का निर्माण संविधान के आधार पर ही किया जाता है। भारतीय संविधान भी लिखित नियमों की एक पुस्तिका है, जिसकी शुरुआत प्रस्तावना के साथ होती है। दोस्तों, प्रस्तावना के बाद 22 भाग हैं। इन 22 भागों के भीतर 395 अनुच्छेदों को लिखा गया है। उदाहरण के लिए भाग 1 में 4 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 और 4। उसी तरह भाग 2 में अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में 12 से 35 तक और भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। शेष अनुच्छेदों का वर्णन इससे आगे वाले भागों में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में इस वक्त 12 अनुसूचियां हैं। हम आने वाले समय में भारतीय संविधान का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उसी प्रयास के तहत आज हम प्रस्तावना को समझेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर क्या है, उसमें किन बातों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना को जानने से पहले हम उसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रियम्बुलम से मानी गई है, जिसका अर्थ होता है इंट्रोडक्शन। इसीलिए N.A. पालकीवाला महोदय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय करवाती है कि आखिर संविधान में किस तरह की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका क्या होती है? उद्देशिका वह है जो उद्देश्यों को स्पष्ट करती है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कैसे स्पष्ट करती है? दरअसल 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र होने जा रहे भारत के लिए एक आदर्श शासन व्यवस्था और उस शासन व्यवस्था के माध्यम से किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया जाता है और इसे फिर प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की उद्देशिका भी है, क्योंकि इसमें उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। वहीं बहुत सारे अन्य विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी क्या होती है? कुंजी चाबी को कहते हैं। जिस तरह एक घर में दाखिल होने के लिए चाबी से ताले को खोलकर ही प्रवेश किया जा सकता है, उसी तरह अगर संविधान को अच्छे से समझना है, उसे जानना है, तो पहले प्रस्तावना को समझना जरूरी है। बहुत सारे विद्वान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान का सार है। भारतीय संविधान को अगर हम
संक्षेप में समझना चाहते हैं तो हमें प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह समस्त संविधान को चंद शब्दों में बयां कर देती है। दोस्तों, यहां अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। संविधान की आत्मा क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है या जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जिनका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा मानते थे। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। इस मामले में बहुत ज्यादा विचार किया गया है, विवाद रहा है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारीवाद में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारतीवाद का फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। कहने का मतलब है, पुरानी जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी वह पलट दी जाती है। अतः आज अगर आपसे कोई पूछे, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं, तो आप प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि क्या संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है अथवा नहीं। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जिस तरह संविधान के मौलिक ढांचे में उसका जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, स्वरूप है या ढांचा है, उसे संसद नहीं बदल सकती, ठीक उसी तरह प्रस्तावना के अंदर संविधान से संबंधित जो मौलिक स्वरूप है, उसका जो मूल ढांचा है, उसे संसद नहीं बदल सकती। उसके अलावा संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और अंतिम लाइनें हैं, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना को जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप 3 तरह की बातों को इसमें स्पष्ट रूप से पाएंगे। पहली बात जो स्पष्ट कही गई है, लिखी गई है, वह है राज्य की सत्ता का या राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है। दूसरी जिस बात का वर्णन किया गया है वह है देश के अंदर किस तरह की शासन की व्यवस्था की गई है, और तीसरा, इस शासन की व्यवस्था के माध्यम से किन उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा, इसका भी संविधान की प्रस्तावना के अंदर वर्णन किया गया है। आज हम इन तीनों ही बिंदुओं के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है, देश की या राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट करती है, देश की सत्ता या शक्ति का जो स्रोत है, आधार है, वह भारत के लोग हैं। जैसा कि आपको मैंने प्रस्तावना में बताया, शुरुआत ही कहां से होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और अंतिम लाइनें हैं, इस संविधान को शरीर से, आत्मा से और अधिनियम के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बातें स्पष्ट करती हैं कि देश का संविधान देश के लोगों ने बनाया है, देश के लोगों के लिए बनाया है। देश के अंदर जितनी भी व्यवस्था स्थापित की गई है संविधान के द्वारा, उसके पीछे जनता की सहमति है। देश अब पूरी तरह से आजाद है, किसी के अधीन नहीं है। ऐसे में देश की जो सरकार है
वो देश की जनता के हित के लिए काम करेगी, जनता की इच्छा के अनुसार काम करेगी और जनता जैसा चाहती है उसी प्रकार से उसका विकास और कल्याण करने के लिए सरकारें काम करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत में शक्ति का जो स्रोत है वह जनता है, अंतिम जो प्रभुसत्ता है वह जनता में निहित है। दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न था वह यह था कि देश में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया है। तो यहां पर सबसे पहली बात लिखी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर लिखा है समाजवादी, फिर लिखा है धर्मनिरपेक्ष, फिर लिखा है हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। इन पांचों ही शब्दों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है प्रभुसत्ता संपूर्ण या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुसत्ता संपन्न होना क्या होता है? मैं संविधान की विशेषताओं को पढ़ाती बार यह आपको समझा चुका हूं। आज मैं संक्षेप में ये पुनः बता रहा हूं कि प्रभुसत्ता दो तरह की होती है। अगर कोई देश आंतरिक और बाह्य रूप से किसी शक्ति के अधीन नहीं है तो ऐसे में उस देश अथवा राज्य को हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1947 से पहले का भारत एक बाहरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, अतः उस स्थिति में हम एक संप्रभु देश नहीं थे। लेकिन आजादी के बाद संविधान के निर्माण के और लागू होते ही भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन जाता है और इसी का स्पष्टीकरण प्रस्तावना में भी किया गया है। भारत अब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, राज्य है। दूसरा शब्द है समाजवादी। दोस्तों, समाजवाद एक विचारधारा का नाम है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो आम लोगों के लिए काम करना चाहती है, समानता के लिए काम करना चाहती है, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करना चाहती है। भारत के संविधान में या स्पष्ट कहूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द के साथ 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया जाता है और स्पष्ट किया जाता है कि भारत में जो शासन का स्वरूप होगा या सरकारें जो भी काम करेंगी वह समाजवाद को प्राप्त करने के लिए करेंगी। अब थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं समाजवादी दृष्टिकोण क्या है। दोस्तों, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। समाजवाद ये मानता है कि सरकार को एक व्यक्ति के हित के लिए काम नहीं करना है, बल्कि सरकार को समूचे समाज के हित के लिए काम करना है, क्योंकि जब सरकार के द्वारा समूचे समाज के हित के लिए काम किया जाता है तो व्यक्ति का हित अपने आप सिद्ध हो जाता है। समाजवादी विचारधारा अन्याय, शोषण, भेदभाव, असमानता की प्रबल विरोधी है। इसके बजाय यह भाईचारा, सहयोग, समानता और न्याय की बात करती है। दोस्तों, भारत में समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि भारत में शासन व्यवस्था का एक विशिष्ट रूप अपनाया जाएगा जैसा कि समाजवाद मानता है, लेकिन हाँ, भारत में लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद को अपनाने की कोशिश की गई है, जिसमें अमीर गरीब के बीच के भेदभाव को मिटाकर सब लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारें प्रयास करेंगी, सामाजिक भेदभाव को मिटाएंगी, लोगों के बीच में भाईचारा हो ऐसी व्यवस्था करेगी, लोगों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार का समाजवाद भारतीय सरकार लाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अगला जो शब्द है वह है धर्मनिरपेक्ष। धर्म के आधार पर तीन तरह की किसी देश के अंदर व्यवस्था हो सकती है।
कुछ देश ऐसे हैं जो धर्मतंत्रीय होते हैं, जिनके द्वारा किसी विशेष धर्म को राज्य का धर्म बना दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी इत्यादि। कुछ देश ऐसे होते हैं जो धर्म विरोधी होते हैं, जो धर्म को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते बल्कि उसका विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए चीन। चीन के अंदर आप पाएंगे वहां रहने वाले चीन के ही निवासी, चीन के ही नागरिक जो उइघुर मुस्लिम कहलाते हैं, वो मुस्लिम संप्रदाय से हैं। उन लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, उसके अनुसार जीवन यापन करने के लिए सरकार बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसके ऊपर बहुत सारे रोकथाम लगाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ देश धर्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ देश धर्म का विरोध करते हैं। लेकिन तीसरी तरह के देश होते हैं धर्म निरपेक्ष देश। धर्म निरपेक्ष देश कौन से होते हैं? वे देश जो मानते हैं कि देश का अपने आप में कोई धर्म नहीं है, लेकिन हाँ, देश का धर्म नहीं है पर जनता का धर्म हो सकता है, और जनता को धर्म का आचरण करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है, उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के लोगों का धर्म है, और भारत लोगों को उनके धर्म का आचरण करने से नहीं रोकता है। भारत में अनुच्छेद संख्या 25 से लेकर 28 तक लोगों को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। दोस्तों, अगला शब्द है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र क्या होता है? लोक जमा तंत्र, अर्थात लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था। अतः लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता शासन के कार्यों में भाग लेती है। इब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। यही बात भारत के ऊपर लागू होती है। भारत में जो सरकार है वो किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। उस सरकार को कौन चला रहा है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चला रहे हैं। उस सरकार का क्या उद्देश्य है? जनता का कल्याण करना उस सरकार का उद्देश्य है। इस तरह स्पष्ट है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, अगला जो शब्द है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है वह है गणतंत्र। गणतंत्र शब्द को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का मतलब है शासन। लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। गणतंत्र का राजनीति शास्त्र की भाषा में एक विशेष अर्थ लिया जाता है। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश का मुखिया, देश का अध्यक्ष, देश का राष्ट्रपति, उसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाए, वो जब जनता के द्वारा चुना जाता है, एक निश्चित समय तक काम करता है, ऐसी व्यवस्था को हम गणतंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के अंदर शासन का जो स्वरूप होता है वो त्रिभुजाकार होता है। सबसे नीचे जनता होती है, उसके ऊपर अधिकारी आते हैं, उससे ऊपर मंत्री परिषद आती है, लेकिन सबसे ऊंचे स्थान पर, प्रथम स्थान पर देश का शासक होता है। यह देश का शासक चुना हुआ हो सकता है, यह देश का शासक वंशानुगत हो सकता है। जब किसी देश के शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है तो ऐसे व्यवस्था वाले देश को हम गणतंत्र कहते हैं। लेकिन जब किसी देश के शासक को जनता नहीं चुनती बल्कि वंशानुगत क्रम के आधार पर उसका चयन किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं, विरोधी व्यवस्थाएं हैं। स्पष्ट हो कि भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था है। भारत में देश के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक अथवा हम कह सकते हैं राष्ट्रपति, उनका चुनाव जनता के द्वारा निश्चित समय अर्थात
5 वर्षों तक के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न था वह यह था कि राज्य का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों को भी अब संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है न्याय को प्राप्त करना। प्रस्तावना में न्याय 3 तरह के न्याय की बात कही गई है। सबसे पहले सामाजिक न्याय होना चाहिए, और ये सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय वह स्थिति है जिसमें अमीर गरीब उच्च नीच का भेदभाव नहीं होता है, सब लोग बराबर होते हैं, सब लोगों के पास अवसर की समानता होती है, कानून सबके साथ समानतापूर्ण व्यवहार करता है। दूसरा जो न्याय की बात की गई है वह है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के अंदर आता है कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो, वंचित ना हो, जो भी व्यक्ति जिस भी तरह का काम करे उस व्यक्ति को उस काम का उचित मेहनताना मिलना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच में कार्य के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था जब किसी देश में की जाती है तो उसे हम आर्थिक न्याय कहते हैं। तो भारत में आर्थिक न्याय को प्राप्त करने की बात प्रस्तावना में की गई है। अगला जो न्याय है वह है राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना स्पष्ट कहती है, हालांकि इसका वर्णन फिर बाद में संविधान में स्पष्ट रूप में आता है, लेकिन प्रस्तावना में संक्षेप में स्पष्ट लिखा गया है कि राजनीतिक न्याय को प्राप्त करने के लिए काम किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय क्या है? लोगों को शासन के कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा, उन्हें प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होगा, उन्हें स्वयं प्रतिनिधि बनने का अधिकार होगा, उन्हें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होगा। अर्थात आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं, राजनीति में कोई व्यक्ति अगर भाग लेना चाहता है तो उस भाग लेने में उसे पूर्ण स्वतंत्रता होगी, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे हम राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। दोस्तों, अगला जो शब्द है वह है स्वतंत्रता। तो यहां पर स्पष्ट हो, हालांकि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में किया गया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रस्तावना संविधान को संक्षेप में समझाने का काम करती है। प्रस्तावना संविधान का सार है, और इस सार के अंदर संक्षेप में स्पष्ट कहा गया है कि भारत में स्वतंत्रता दी जाएगी। और यह स्वतंत्रता किस किस प्रकार की होगी? सबसे पहले विचार रखने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी भी प्रकार का विचार रख सकता है। दूसरा, उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, बोलकर या लिखकर। तीसरा, जो भी व्यक्ति जिस भी पद्धति में, संप्रदाय में, जीवन शैली में, धर्म में विश्वास रखता है वह उसको मान सकता है। धर्म के अनुसार आचरण करने की उसे स्वतंत्रता दी गई है, और साथ ही वह किसी भी धर्म, किसी भी ईश्वर की अपनी इच्छा अनुसार उपासना करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। ऐसी बात प्रस्तावना में स्पष्ट कही गई है। नेक्स्ट जो शब्द है वह है समानता। दोस्तों, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून सभी लोगों को समान मानेगा, सभी लोगों को अवसर की समानता दी जाएगी, सभी लोगों की प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही अवसर की समानता, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर व्यक्ति को विकास करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इन उपलब्ध अवसरों के अंदर किसी भी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द है वह है एकता और अखंडता। जैसे कि मैंने आपको बताया, अखंडता शब्द को 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। प्रस्तावना स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करती है सरकारों के लिए कि सरकारें देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगी। साथ ही अगला जो शब्द है वो है बंधुता।
बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विविधता से परिपूर्ण एक देश है। यहाँ बहुत सारे रंग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, नस्लें हैं, भौगोलिक आधार पर बहुत ज्यादा विविधता है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट कहती है कि यहाँ रह रहे लोग और यहाँ की सरकारें देश के अंदर बंधुता का, भाईचारे का माहौल बनाएंगे। लोगों के बीच में भाईचारा होगा, सहयोग होगा, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयास किया। अब आप कमेंट बॉक्स में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा और कब प्रस्तावना में शामिल किया गया था? अगला प्रश्न रहेगा, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? और आपका आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? और साथ में अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खूब सारा पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।